दिसंबर 1984 की बात है। एक केमिकल मिथाइल आइसोसाइनेट भोपाल की एक पेस्टिसाइड फैक्ट्री यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड से लीक हुई, जिसने भोपाल को एक बड़ा गैस चैम्बर बना दिया। पूरा शहर खांस रहा था, शहर दर्द के मारे चीखना चाहता था। About 40 tons of gas leaked from the Union Carbide factory. The consequences were catastrophic. Official estimates suggest some 5,000 people died. As the gas cloud condenses, it sinks to ground level. देखिए, मेरा नाम है देवांश कुशवाहा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए समझते हैं आखिर उस रात 2 दिसंबर 1984 को हुआ क्या था। करीब रात के 11 बजे थे। अचानक से वहाँ काम कर रहे कुछ वर्कर्स की आंखें जलने लगी। ऑफकोर्स उन्हें लगा कि कोई ना कोई तो गैस लीक कर रही है, तो उन्होंने जांच करना शुरू किया कि ये गैस कहाँ से लीक कर रही है। उनमें से एक वर्कर ने देखा कि एक जगह से लिक्विड ड्रॉप हो रहा है, उसी के साथ येलो कलर की गैस भी निकल रही है। ये देखकर उन्होंने अपने सुपरवाइज़र को रिपोर्ट किया। सुपरवाइज़र को लगा कि कोई नॉर्मल सा वाटर लीकेज होगा, क्योंकि इतने बड़े फैक्ट्री में ऐसी लीकेज आम बात थी। तो इस बात को अनदेखा कर सब चल दिए मस्त चाय पीने। लेकिन रात के 12:45 तक ये स्मेल बहुत ज़्यादा हो चुकी थी। वर्कर्स ने रियलाइज़ किया कि भाई कुछ तो गड़बड़ है। उनकी आंखें बुरी तरह से जल रही थी, उन्हें बहुत ही ज़्यादा खांसी आ रही थी। अगले 2 घंटों में ये गैस हवा के थ्रू पूरे भोपाल शहर में फैल गई, घरों के अंदर घुसती है और अगले 2 दिनों में हज़ारों लोग मारे जाते हैं इस भोपाल गैस ट्रेजेडी में। इसे दुनिया का सबसे खतरनाक इंडस्ट्रियल डिज़ास्टर माना जाता है। अब सवाल ये आता है कि यहाँ पे गलती किसकी थी। इसका जवाब आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। चलिए सबसे पहले समझते हैं यूनियन कार्बाइड कंपनी के बारे में। ये वही कंपनी है जहाँ से ये गैस लीक हुई थी। देखिए, ये कंपनी 100 साल से भी ज़्यादा पुरानी है। ये न सिर्फ बैटरीज, पेस्टिसाइड्स बल्कि रॉकेट फ्यूल भी बनाती है। दुनिया भर में इसकी फैक्ट्रीज फैली हुई हैं। 1994 में इस कंपनी को रीनेम कर दिया गया टू एवरेडी इंडस्ट्री। यूनियन कार्बाइड एक बहुत ही सक्सेसफुल कंपनी थी और इसे इंडिया में यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड UCIL के नाम से बुलाया जाता था। 1969 ही वो साल था जब भोपाल में इस कंपनी ने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट खोला, एक स्पेशल इंसेक्टिसाइड को प्रोड्यूस करने के लिए, जिसका नाम था 7। अब इस 7 को बनाने के लिए एक केमिकल की रिक्वायरमेंट होती थी, जिसे मिथाइल आइसोसाइनेट MIC कहते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक केमिकल है। MIC को बाहर से इंडिया में इंपोर्ट करके लाया जाता था 7 बनाने के लिए। अब ना मेरी बातों को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। देखिए, बात है 1980 की, जब यूनियन कार्बाइड को काफ़ी ज़्यादा नुकसान होने लगा और पैसे की कमी की वजह से कंपनी ने डिसाइड किया कि मिथाइल आइसोसाइनेट MIC जो वो बाहर से इंपोर्ट करते थे, अब वो इंडिया में उसको मैन्युफैक्चर करेंगे। अब पहली गलती तो यही थी, क्योंकि केमिकल्स को बनाना, उसे मिक्स करना बिल्कुल भी सेफ़ नहीं होता। लेकिन सरकार द्वारा कंपनी को परमिशन दे दी गई और उन्होंने ये करना शुरू कर दिया अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में। देखिए, कंपनी को कहा गया था कि एक प्रॉपर इवैक्यूएशन प्लान बनाना चाहिए कि अगर कोई डेंजरस गैस लीक हो जाए तो भोपाल में रह रहे लोगों को पता होना चाहिए कि कैसे उसे रिएक्ट करना है, कैसे बचा जाए। लेकिन कंपनी द्वारा ये कभी प्लान बनाया ही नहीं गया। इसी बीच क्या हुआ कि कंपनी जो इंसेक्टिसाइड बना रही थी 7 करके, उसकी सेल्स अचानक से नीचे गिरने लगी। कंपनी के कंपटीशन में और भी बहुत सारी कंपनीज आ गई थी जिनके प्रोडक्ट सस्ते थे। तो यूनियन कार्बाइड पर प्रेशर बना। यूनियन कार्बाइड को भी अपनी 7 प्रोडक्ट की कॉस्ट कम करनी पड़ी और ये करने के लिए इन्होंने कई जगहों पर पैसे बचाने पड़े। जैसे वर्कर्स को कंपनी जो हायर करती थी वो अनक्वालिफाइड होते थे। सेफ्टी प्रिकॉशंस को इग्नोर किया जाने लगा। जैसे अगर पाइप्स वगैरह ख़राब हो जाएं तो उन्हें रिप्लेस करने के बजाय उन्हें रिपेयर किया जाता था। अब चलिए थोड़ा गहराई में समझते हैं आखिर उस प्लांट के अंदर चल क्या रहा था। देखिए, जैसा कि आप सब जानते ही हो कि वहाँ पे MIC को प्रोड्यूस किया जा रहा था। अब MIC को लिक्विड फॉर्म में 3 बड़े बड़े अंडरग्राउंड टैंक्स में स्टोर किया जाता था, जिनका नाम था E610, E611 और E619। अब E610 और E611 को पूरा MIC से भर दिया जाता था, लेकिन E619 को इमरजेंसी के लिए पूरा खाली छोड़ना था। इसके अलावा सेफ्टी के लिए MIC 60% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ टैंक तक भरा जाना था। टैंक को 60% से ज़्यादा नहीं भरना था। अब इसके पीछे का रीज़न ये है कि MIC प्लस वाटर या हवा भी, क्योंकि हवा में भी मॉइस्चर होता है, तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक रिएक्शन होता है जिससे पॉइजनस गैस रिलीज़ होती है। अब इसी चीज़ को अवॉइड करने के लिए हर टैंक में MIC को कवर किया जाता था प्रेशराइज्ड नाइट्रोजन से, ताकि वो अपनी जगह टिका रहे। टैंक्स के टेम्परेचर और प्रेशर को रेगुलरली चेक किया जाता था। अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ये 3 टैंक्स हैं एक के बाद एक, और हर एक टैंक में 2 पाइप्स आ रही हैं। एक पाइप पॉइजनस गैसेस को टैंक से बाहर निकाल रही है और दूसरी पाइप से टैंक के अंदर नाइट्रोजन गैस डाला जाता है। अब देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये 3 टैंक्स हैं जिनको 60% से ज़्यादा नहीं फिल करना था, लेकिन किया गया।
और तीसरा टैंक इमरजेंसी के लिए खाली रखना था, लेकिन उस रात ये तीसरे टैंक में भी MIC भरा था। दूसरी चीज़, इनमें से 2 टैंक्स का प्रेशर सही नहीं था। तीसरी चीज़, जो इंडिकेटर MIC का लेवल दिखाता था वो भी काम नहीं कर रहा था। चौथी चीज़, एक अलार्म लगाया गया था जो बजता था अगर टेम्परेचर ज़्यादा हाई हो जाए तो, लेकिन वो भी अलार्म नहीं काम कर रहा था। देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था वो पहली पाइप के बारे में, जिसका काम था पॉइजनस गैसेस को टैंक से बाहर निकालना और उसे जला देना। अब ये जो गैसेस थी उस पाइप से निकलकर एक वेंट गैस स्क्रबर में जाती थी, लेकिन वो स्क्रबर भी बंद था। देखिए, अब लास्ट और फाइनल प्रॉब्लम, अगर कुछ गलत होता, फैक्ट्री में 2 बड़े बड़े अलार्म लगाए गए थे। एक अलार्म था फैक्ट्री में रहने वाले वर्कर्स के लिए और दूसरा अलार्म था जो और भी ज़्यादा तेज़ बजता था, वो था फैक्ट्री के आसपास रह रहे भोपाल के लोगों के लिए, लेकिन दूसरा अलार्म भी काम नहीं कर रहा था। तो ये सारे सेफ्टी मेजर्स थे जिनको इग्नोर किया जा रहा था। 2 दिसंबर 1984 को वर्कर्स ने अपनी शिफ्ट चेंज करी और यूनियन कार्बाइड में नए वर्कर्स आए और उन्होंने अपना काम करना शुरू किया। MIC टैंक्स में लगी पाइप्स को धोना शुरू किया। उन्होंने उन पाइप्स में पानी डाला, लेकिन दूसरी तरफ से पानी बाहर नहीं निकल रहा था। उन्होंने फ़िल्टर्स वगैरह साफ़ किया, लेकिन फिर भी पानी नहीं निकल रहा था। तो वर्कर ने अपने जाके सुपरवाइज़र को बताया कि हाँ भाई, ऐसी सी बात है। तो सुपरवाइज़र ऑपरेटर से कहता है कि एक काम करो, पानी को चलने दो। यहाँ पे जो अगली शिफ्ट में वर्कर्स आएंगे वो उस पानी को बंद कर देंगे। देखिए, आमतौर पर पाइप्स पर एक स्लिप ब्लाइंड नाम की चीज़ लगी होती है जिसका काम होता है कि वो टैंक के अंदर पानी को नहीं जाने देगा, लेकिन इस पाइप पर वो स्लिप ब्लाइंड भी नहीं थी। करीब 10 बजे के आसपास पानी टैंक E610 के अंदर जाने लगा, जहाँ पे भारी मात्रा में MIC थी। जैसा कि मैंने आपको बताया था, MIC प्लस वाटर एक खतरनाक रिएक्शन होता है। ये रिएक्शन होने लगा, गैसेस का क्लाउड फॉर्म होना शुरू हो गया, लेकिन जो वर्कर्स फैक्ट्री में मौजूद थे उन्हें इतनी साइंटिफिक नॉलेज नहीं थी। करीब 1 घंटे बाद नई शिफ्ट पे काम करने वाले वर्कर्स आए। उन्होंने देखा कि उनकी आंखें बुरी तरह से जल रही थी। उन्होंने टैंक्स के पास जाके प्रेशर चेक किया। प्रेशर नॉर्मल से थोड़ा ज़्यादा था, तो उन्हें लगा कि ये सेफ़ होगा, लेकिन उनकी आंखें जलना बंद नहीं हुई। उन्हें लगा कि कोई लीक हुआ होगा, तो वो लीकेज एरिया ढूंढने लगे। करीब 11:45 के आसपास वर्कर्स ने लीक ढूंढना शुरू किया। It was leaking, but thing is that was leaking slowly. एक वर्कर थे मिस्टर सुमन दे। इन्होंने एक जगह पर लिक्विड ड्रॉप होता देखा। वर्कर्स की टीम ने लीक को इग्नोर किया और अपनी चाय ब्रेक ली 12:40 AM तक। यहाँ पर ब्लेम उन सुपरवाइज़र्स और वर्कर्स पर डाला जाता है क्योंकि उन्होंने उस गैस लीक को सीरियसली नहीं लिया। लेकिन एक चीज़ जो हम फॉर श्योर जानते हैं कि वो ये था कि 12:30 बजे तक सारे वर्कर्स ये रियलाइज़ कर चुके थे कि कोई बड़ा एक्सीडेंट हुआ है। प्रेशर रीडिंग्स बहुत हाई थी और टैंक में प्रेशर बढ़ता गया और बढ़ता गया। देखिए, जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि ये टैंक अंडरग्राउंड थे और ऊपर का कंक्रीट टूटना शुरू हो गया। सुमन दे कंट्रोल रूम की तरफ भागते हैं अलार्म बजाने के लिए। E610 से गैस बड़ी तेज़ी से बाहर निकल रही थी और जो पानी स्विच ऑन किया गया था अब जाके स्विच ऑफ किया गया, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। करीब रात के 1 बजे वहाँ पे प्रेजेंट सभी लोगों को रियलाइज़ हो गया कि सिचुएशन हाथ से बाहर निकल चुकी है। इसी वजह से सारे वर्कर्स ने फैक्ट्री को खाली करना शुरू किया। 1 बजे के बाद भोपाल में हालत बहुत ही ज़्यादा खौफनाक थी। गैसेस शहर के ज़्यादातर हिस्सों में पहुंच चुकी थी। लोग खांसते हैं, हर तरफ हल्ला मच जाता है। कई लोग घरों से बाहर निकलते हैं, दरवाजे खोलते हैं, खिड़कियां खोलते हैं, जिसकी वजह से गैस और अंदर आ जाती है। कुछ लोगों की तो नींद में ही मौत हो जाती है, बाकी लोगों की मौत हो जाती है खांसते खांसते, स्ट्रगल करते हुए, भागते भागते। बीमार लोगों को हॉस्पिटल ले जाया जाता है, लेकिन डॉक्टर्स को कोई भी आइडिया नहीं था कि भाई ये क्या रहा है, कौन सी बीमारी है, इसको ट्रीट कैसे करना है, आखिर कौन सी गैस लीक हुई है। कुछ डॉक्टर्स ने पेशेंट्स को ऑक्सीजन दिया क्योंकि वे सांस नहीं ले पा रहे थे, लेकिन एक्चुअली में ये गैस ऑक्सीजन के साथ और भी ज़्यादा बुरा रिएक्ट करता है, जिसकी वजह से कई पेशेंट्स की मौत हो जाती है हॉस्पिटल में ही। अगली सुबह हज़ारों लोग मारे जा चुके होते हैं और ये इंडिया का वर्स्ट इंडस्ट्रियल डिज़ास्टर बन जाता है। अब चलिए जानते हैं कि इतने बड़े एक्सीडेंट के बाद क्या एक्शन लिया गया। देखिए, सबसे पहले क्या होता है कि यूनियन कार्बाइड अपनी टेक्निकल टीम भेजती है इंडिया में और वो टीम बची हुई MIC को कम डेंजरस गैस में कन्वर्ट करती है और इस ऑपरेशन को नाम दिया जाता है ऑपरेशन फेथ। यूनियन कार्बाइड कंपनी रिलीफ यानी कि सहायता के लिए पैसे भेजती है। वो लाखों रुपए देते हैं सरकार को, रेड क्रॉस को और कई रिलीफ ऑर्गेनाइजेशंस को। देखिए, वॉरेन एंडरसन जो यूनियन कार्बाइड के चेयरमैन थे उस टाइम पे, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने हाथों में लेते हैं। इनफैक्ट उन्हें अगले दिन अरेस्ट कर लिया जाता है, लेकिन पीछे ही पीछे जो कंपनी की लीगल टीम थी वो अपनी पूरी तैयारी कर रही थी। अगले साल 1985 में पार्लियामेंट में एक एक्ट पास किया जाता है जिसकी मदद से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पावर मिल जाती है कि वो भोपाल के लोगों को रिप्रेजेंट कर पाए कोर्ट में, और यहाँ से शुरू होती है एक लीगल फाइट की।
कोर्ट में केस फाइल करने के लिए इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत थी। क्यों इतना खौफनाक एक्सीडेंट हुआ, किसकी गलती थी? तो दोनों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और यूनियन कार्बाइड अपनी इन्वेस्टिगेशन चालू करते हैं। दोनों इन्वेस्टिगेशन में मानते हैं कि एक्सीडेंट की कॉज थी रिएक्शन ऑफ वाटर एंड MIC। वहीं इंडियन गवर्नमेंट कहती है कि यहाँ पे यूनियन कार्बाइड की गलती है, उन्होंने अपने स्टाफ को ढंग से ट्रेन नहीं किया, सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को ढंग से मेंटेन नहीं किया, जिसकी वजह से पानी टैंक के अंदर लीक कर जाता है। वहीं यूनियन कार्बाइड कहती है कि हमारी तो गलती ही नहीं है, गलती इंडियन गवर्नमेंट की है, उन्होंने हमें सेफ्टी डिज़ाइंस में चेंजेस नहीं करने दिए, और कहते हैं कि कंपनी की गलती नहीं है बल्कि प्लांट में जो मौजूद स्टाफ और वर्कर्स थे उनकी गलती है। लेकिन एक्चुअली में कोर्ट केस ख़त्म हो जाता है 1989 में, जब यूनियन कार्बाइड डिसाइड करता है कि $470 मिलियन मुआवजा दिया जाएगा उन विक्टिम्स यानी कि पीड़ितों को। देखिए, अगर ओवरऑल सिचुएशन की बात करें तो यूनियन कार्बाइड और वॉरेन एंडरसन को क्रिमिनल डिक्लेयर कर दिया जाता है कोर्ट के द्वारा। देखिए, यूनियन कार्बाइड के खिलाफ जो केस चल रही थी वो आज तक ओपन है। देखिए, एक्सीडेंट के बाद सरकार द्वारा जो पहला लॉ लाया गया था वो था इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। ये एक्ट इंश्योर करता है कि इंडस्ट्रीज़ अपनी तरफ से कदम उठाएं इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए। और सेम ही ईयर में एक नया क्लॉज ऐड किया जाता है फैक्ट्रीज़ एक्ट, जो क्लियरली कहता है कि ऑक्यूपायर कौन होगा इन फैक्ट्रीज़ का। आने वाले कुछ सालों में और ऐसे लॉज लाए जाते हैं। तो इस पे आपकी क्या राय है, आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और ऐसे वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, और अगली वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए आप उसको भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हो।